नमस्कार साथियों, आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपने चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक ये अपने ने स्टार्ट कर रखा था। इसके अंदर हमने लगभग चैप्टर कवर कर लिया है। अब अपने आज जो पढ़ेंगे इसका जो लास्ट टॉपिक होगा वो है बहुलक। बहुलक के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं कि बहुलक क्या होता है। बहुलक को अपने पॉलीमर बोला जाता है। देखो, बहु का मतलब होता है बहुत या अधिक, और लक का मतलब होता है इकाइयां। इकाई या इकाइयां कि बहुत सी इकाइयां आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करती हैं। कि बहुत सी इकाइयां आपस में मिलेंगी और किसका निर्माण करेंगी? बहुलक का निर्माण करती है। तो इसकी परिभाषा है तो आपसे पूछी नहीं जाएगी कि एक से अधिक एकलक इकाई मिलकर इकाई मिलकर बहुलक का निर्माण करती है। एक से अधिक कितनी भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसे अपने क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। अब अपने पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। कि उत्पत्ति के आधार पे जो बहुलक होते हैं वो सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कि जो अपने फर्स्ट नंबर पे होगा उसको बोलेंगे अपने प्राकृतिक बहुलक। कि ऐसे बहुलक या ऐसे पदार्थ जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कि प्रकृति से प्राप्त बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखें, उदाहरण अपने इधर ही लिख लेते हैं। कि प्रकृति मतलब कि पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं, वो सारे अपने प्राकृतिक बहुलक के अंदर आएंगे। जैसे अपने एग्जाम्पल देखें कि रेयन, कौमा, जूट, कपास, ऊन, इसके बाद में स्टार्च, प्रोटीन, ये सारे बहुलक हैं। वो कौन से बहुलक होंगे? अपने कहें तो ये प्राकृतिक बहुलक होंगे। और इसके अंदर अपने कुछ और हैं, जैसे सेल्यूलोज, न्यूक्लिक अम्ल, आदि। दो नंबर पे आता है संश्लेषित बहुलक। कि ऐसे बहुलक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। कि ऐसे बहुलक जो मानव के द्वारा निर्मित होंगे वो संश्लेषित बहुलक होंगे। इनके भी आपको उदाहरण याद रखने हैं। कि देखो, जो संश्लेषित बहुलक होते हैं वो सिर्फ अपने इंग्लिश में नाम पढ़ते हैं, तो इंग्लिश के नाम जैसे होंगे, जैसे अपने बात करें कि वी सी, पीवीसी,
पॉलीथीन, टेफलॉन, नायलॉन, टेरिलीन और भी कई सारे होते हैं, जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन। ये अपने क्या कहलाते हैं, ये सारे मानव निर्मित होंगे। ठीक है। और भी अपने इसके अंदर एक दो नाम और लिख सकते हैं। नायलॉन हो गया, जैसे पॉली एस्टर आदि। ये जो सारे बहुलक होंगे वो कौन से होंगे, संश्लेषित बहुलक होंगे। एक होते हैं 3 नंबर की अर्ध संश्लेषित। दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का मिश्रण। और इसके अंदर जो उदाहरण आते हैं वो मुख्य रूप से अपने दो ही होते हैं। और वो कौन कौन से होंगे, जैसे गन कॉटन और अपने वल वल्कीनीकृत रबड़। गन कॉटन और वल्कीनीकृत रबड़। कि वल्कीनीकृत रबड़ कौन सी होती है, कि इसमें अपने ये कहेंगे कि इसकी अपने प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी या तन्यता बढ़ाने के लिए अपने रबड़ को सल्फर के साथ में गर्म किया जाता है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, वल्कीनीकृत रबड़ बोलते हैं। इसके बाद में जो अपने अगला टाइप है वो है, ये तो अपने था किसके बेस पे, उत्पत्ति के आधार पे। और दूसरा जो अपने होगा वो है व्यवहार के आधार पर। तो इसमें जो पहला होता है वो होता है ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। कि ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक के जो पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं, कि ऐसे बहुलक जिनको गर्म करने पर वह मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर वह कठोर हो जाते हैं, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहते हैं। कि ऐसे बहुलक बहुलक जो गर्म करने पर ठंडा, गर्म करने पर मुलायम, कौमा, और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, ताप सुनम्य बहुलक कहलाते हैं। ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और इसी में आप लिख लो कि इनको बार बार आकृति में ढाला जा सकता है, ढाला जा सकता है। इसको बार बार आकृति में ढाला जा सकता है। कि जैसे जो इसके जो उदाहरण होंगे वो अपने बात करें, इसी में आप लिख दो उदाहरण, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉली स्टाइरीन
जितने भी अपने जो अपने संश्लेषित बहुलक बताए थे वो सारे इसमें आ जाएंगे ताप सुनम्य में। किसको छोड़कर? कि इसमें सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, एक तो अपने होगा बेकेलाइट और दूसरा हो जाएगा मेलामाइन। इनको छोड़कर सारे किसके अंदर आ जाएंगे? ताप सुनम्य के अंदर आएंगे। ETC यानी एटसेट्रा। इसके बाद में अपने अगला होगा टाइप, उसका नाम है ताप दरण बहुलक, थर्मोसेटिक। ताप दरण बहुलक उसको अपने बोला जाता है। दो नंबर पे ताप दरण बहुलक, क्या नाम होगा इसका? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पॉलीमर का हो, प्लास्टिक हो। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि इसको बार बार आकृति में नहीं ढाला जा सकता। जा सकता कि ऐसे बहुलक जिनको, जिनकी बार बार आकृति अपने परिवर्तित नहीं कर सकते, कि जैसे कि एक बार गर्म कर दिया तो वो मुलायम हो गया, और फिर उसको अपने ठंडा करा तो कठोर हो गया, लेकिन वापस ये प्रोसेस बार बार प्रोसेस नहीं दोहरा सकते, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? थर्मो ताप दरण बहुलक या थर्मोसेटिक प्लास्टिक बोला जाता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो दो होंगे। पहला तो है बेकेलाइट, और दूसरा होगा मेलामाइन। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे डायरेक्ट प्राकृतिक रबड़ के बारे में, कि प्राकृतिक रबड़ और संश्लेषित रबड़ है वो क्या होती है। तो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी प्राकृतिक रबड़। इसकी जो एकलक इकाई है वो है 2 मेथिल 1,3 ब्यूटा डाई इन, 1,3 ब्यूटाडाइन के 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। और इसी को अपने क्या बोला जाता है? आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रीन बोलते हैं। कि 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। नई लाइन से, कि जो अपने रबर का पादप होता है उसका नाम है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि रबर का जो रबर जिससे प्राप्त होती है उस पादप का नाम बताइए। तो हैबिया ब्रैक ब्रेसिलियंसिस, हैबिया ब्रेसिलियंसिस। ये इस पादप का क्या होता है? वो वैज्ञानिक नाम कहो या कौन से पादप से प्राप्त होता है, तो हम ये कहेंगे कि हैबिया ब्रेसिलियंसिस पादप से दूध जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे
लेटेक्स या रबर क्षीर कहते हैं। कि दूध जैसा प्राप्त पदार्थ है वो प्राप्त होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, लेटेक्स या रबर क्षीर कहते हैं। और इसमें जब एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल मिला दिया जाता है तो इसको ये कठोर में क्या हो जाता है, ये ठोस होता है। कि इसमें एसिटिक अम्ल अम्ल चलो एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का अगर सूत्र है पूछे तो ये CH3COOH मिलाकर इसे ठोस में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ठोस रबर बन जाती है। ठोस में परिवर्तित कर दिया जाता है। और इसकी अपने क्या करेंगे कि तन्यता, एरो का साइन लगा के, कि तन्यता बढ़ाने के लिए, तन्यता या अपने कह दें इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं प्रत्यास्थता, बढ़ाने के लिए इसे क्या सल्फर के साथ, सल्फर के साथ में क्या करते हैं, सल्फर के साथ में किया जाता है गर्म, गर्म किया जाता है तो इसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। और इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, इस क्रिया को वल्कनीकृत, वल्कनीकरण कहा जाता है, कहा जाता है। तो रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए किस तत्व का प्रयोग लिया जाता है, तो अपना जो आंसर होगा वो किसका लेंगे, सल्फर का करते हैं। कि इसकी तन्यता या प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए अपने सल्फर के साथ में इसको गर्म करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रबड़ का वल्कनीकरण, वल्कनीकरण कहा जाता है। अब अपने जो आगे है वो है वल्कनीकरण, रबड़ हो गया ये। अब जो नेक्स्ट है वो है संश्लेषित रबर। हमने प्राकृतिक रबड़ के बारे में पढ़ा कि ये किस पादप से प्राप्त होती है, हेबिया बेसिलियंसिस से प्राप्त होती है। कि दूध जैसा प्राप्त होता है पदार्थ, उसको अपने क्या बोलते हैं, लेटेक्स या रबर क्षीर कहते हैं। जब इसमें एसिटिक अम्ल मिला दिया जाता है तो ये ठोस बन जाती है। और इसे सल्फर के साथ में गर्म करते हैं तो इस क्रिया को अपने क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण बोलते हैं। संश्लेषित रबर 1 लाख इकाई, आपको इनकी 1 लाख इकाई याद होनी चाहिए। तो वैसे तो है क्या, आइसोप्रीन या इसमें हमने क्या लिखा था प्राकृतिक रबड़ में, 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन। तो कई बार पेपर में अपने सिर्फ इतना आता है 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन। अपने जो संश्लेषित रबड़ है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ब्यूना एस, तो ब्यूना का मतलब वही 1,3 ब्यूटाडाइइन, और एच का मतलब होता है स्टाइरिन। तो ब्यूना का मतलब तो हम लिख देंगे इसमें क्या, कि 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन।
डाइईन प्लस में क्या हो जाएगा, स्टाइरीन। इसके बाद 2 नंबर पे ब्यूना एन होता है। ब्यूना का तो वही 1,3-ब्यूटाडाइईन, और जो अपने एन होगा उसको अपने बोलते हैं नाइट्राइल। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन प्लस में एक्रिलोनाइट्राइल, या सीधा आप लिख दो नाइट्राइल। इनके सूत्र क्या होते हैं उनमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना है कि इसकी जो एकलक इकाइयां होती है वो क्या होती है। इसके बाद में अपने संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार इतने को रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके अंदर अपने न्यू पढ़ेंगे क्या, कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो ये तो था प्राकृतिक रबड़ और संश्लेषित रबड़ के बारे में। अब आपकी जो हेडिंग होगी वो है संश्लेषित रेशा। इसमें क्या होता है कि सेलुलोज को एक कागज की फॉर्म में प्राप्त करते हैं, कि सेलुलोज, और फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में डालकर उसका एक विलयन बनाते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, बिस्कॉस बोलते हैं। सेल्यूलोज कागज को साफ कर इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस में, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कॉमा लगा के लिख देता हूं मैं, कार्बन डाई सल्फाइड। में मिलाकर एक गाढ़ा द्रव बनाया जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, विस्कोस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विस्कोस। जब इसी विस्कोस को सूक्ष्म छिद्र सूक्ष्म छिद्रों से प्रवाहित कर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के, किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डाला जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डाला जाता है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं, चमकदार रेशे प्राप्त होते हैं। और इससे आप दरिया वगैरह, कई बार अपने ये कहते हैं ना कि जैसे कुछ प्लास्टिक की दरिया बनी आती है या कुछ है, तो वो अपने किसकी बनी आती है, रेयन की बनी आती है। ठीक है, चमकदार रेशे प्राप्त होते हैं, और इसको ही अपने क्या बोला जाता है, रेयन, रेयन बोला जाता है। तो इसके अगर आपको उपयोग लिखने हैं तो चादरें, कालीन, दरिया बनाने में उपयोग में अपने बात करें तो चादर, कालीन
कौमा दरिया बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? संश्लेषित रेशे। और संश्लेषित रेशे के रूप में रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें होंगी, उनकी सिर्फ हमको एकलक इकाइयां हैं वो याद रखनी है कि कौन कौन सी एकलक इकाइयां हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। जैसे नायलॉन 66, और कई बार 66 भी बोल देते हैं। आपको 66 कहीं पर भी दिखाई दे तो ये है। इसकी जो एकलक इकाई होती है एडीपी कमल, प्लस में हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन। इन दो इकाइयों के आपस में मिलने से क्या बनता है? नायलॉन। और नायलॉन क्या है? एक संश्लेषित रेशा है। तो इसके जो उपयोग है वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है इसमें कि जो पैरासूट बना होता है उड़ने वाला, वो पैरासूट में चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्सों के रूप में, जो रस्से बनाए जाते हैं वो भी किसके बनाए जाते हैं? नायलॉन के बनाए जाते हैं। इसके बाद में एक और आता है अपने नायलॉन 6। इसकी जो एकलक इकाई होगी वो होती है कैप्रोलैप्टम। कैप्रोलैक्टम। बस आपको इसकी एकलक इकाई याद रखनी है। एक होता है अपने डेक्रोन या टेरिलीन। डेक्रोन के नाम से भी आता है और अपने टेरिलीन के नाम से भी कई बार दे देते हैं। इसकी भी आपको एकलक इकाई कौन कौन सी होती है? एथिलीन ग्लाइकोल, प्लस में टरिप्थैलिक। एथिलीन ग्लाइकोल और प्लस में क्या होगा? टेरिप्थैलिक अम्ल। इन दोनों इकाइयों के जुड़ने से क्या होता है? डेक्रोन या टेरिलीन का निर्माण होता है। इसका उपयोग, इससे जो कपड़े बनते हैं उनमें बेटा सिलवटें नहीं पड़ती। और ये आग या अपने कहें ऊष्मा के जब संपर्क में आते हैं तो ये शरीर से चिपक जाते हैं। ये इसका हानिकारक प्रभाव है। चलो, बरसात में तो पहने रहे, लेकिन गर्मियों में ऊष्मा के संपर्क में आएंगे तो ये शरीर से क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो इस वजह से ये क्या होते हैं? ज्यादा उपयोगी नहीं होते। लेकिन इनमें क्या है? सिलबटें नहीं पड़ती, कितना भी आप पहन के जा सकते हो। इसके बाद में अपने कुछ प्लास्टिक बचती हैं
उन प्लास्टिकों के बारे में अपने वन बाई वन पढ़ लेते हैं। उनकी भी आपको एकलक इकाइयां महत्वपूर्ण है और वो आपको याद रखनी है। जैसे ही मैं साइड में होता हूं तो आप वीडियो रोक कर उसका स्क्रीनशॉट या उसको लिख सकते हो। प्लास्टिक, और इसके अंदर अपने एक नंबर पढ़ेंगे पॉलीथीन के बारे में। इसकी जो एकलक इकाई होगी एथीन होगी। एथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। पहला ये हो गया। इसके जो उपयोग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो साथ में लिख सकते हो कि थैलियां बनाने में और पानी की जो बोतलें आती हैं उनके अंदर पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर पे अपने हैं पीवीसी। इसको बोलते हैं अपने, पी का मतलब पॉली, वी का मतलब विनाइल और सी का मतलब होगा क्लोराइड। तो इसको बोला जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड। इसकी जो एकलक इकाई होगी वो है विनाइल क्लोराइड। कौन सी एकलक इकाई होगी इसकी? विनाइल क्लोराइड। और इसके भी आप बरसाती कपड़े, बिजली के तार के कवर, बरसाती कपड़े, बिजली तार के कवर आदि में प्रयोग किया जाता है। अब अपने 3 नंबर देखें तो 3 नंबर इसके अंदर है। कई बार कहते हैं कि PAN का पूरा नाम बताओ। पी का मतलब पॉली, ए का मतलब एक्रिलो और एन का मतलब होगा नाइट्राइल। तो इसको बोला जाएगा पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। और इसकी जो एकलक इकाइयां है ना वो उनके अंदर ही होती है, जैसे विनाइल क्लोराइड, और इसका हो जाएगा एक्रिलो नाइट्राइल। तो इसके जो यूज है वो अपने करते हैं स्वेटर में, ऊन में, और ऊन से बने जो चीजें होती हैं जैसे तकिए, कौमा, गद्दे आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अपने PAN को एक और नाम दिया जाता है, इसका नाम होता है आरलॉन। आरलॉन भी इसको बोला जाता है। 4 नंबर है बेकेलाइट। ये अपने क्या होता है कि ऊष्मा रोधी होगा। ऊष्मा रोधी होता है क्योंकि ये गर्म नहीं होता, टेफलॉन से जो बने होते हैं
जैसे स्विच बनाने में, बर्तन के हैंडल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी स्विच होते हैं उनमें करंट नहीं आता तो वो किसके होते हैं? ऊष्मारोधी होते हैं वो, के स्विच और बर्तनों के हैंडल, हैंडल बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अपने मेन मेन जो थे वो ये यहाँ पे कवर होते हैं। मेन मेन चीज है वो अपने कवर होती है। एक और नाम आता है कि प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक से तो आप जानते हो कि जो प्लास्टिक होती है वो हमारे पर्यावरण के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। और इसमें दो प्रकार की चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक तो होता है जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण, और दूसरा होगा वो होगा अजैव निम्नीकरण। इनका जो अपघटन हो जाता है, जैसे जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं, जैसे फल फ्रूट हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, जो भी नेचुरल चीजें होंगी उनका अजैव निम्नीकरण, इनका जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा इनका जो अपघटन नहीं होता। जैसे प्लास्टिक से बनी चीजें जितनी भी होती हैं वो सारी अजैव निम्नीकरण में आती हैं। इसके बाद में जो प्लास्टिक के दुरुपयोग से बचने के लिए हमें 4 R के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ये क्या होता है? पहले अपने इनको देख लेते हैं। पहले जो आर का मतलब होता है वो उपयोग कम कीजिए। दूसरा, पुनः उपयोग कीजिए। पुनः उपयोग कीजिए। पुनः चक्रित कीजिए। और चौथे पे बात करेंगे अपने पुनः प्राप्त कीजिए। पुनः प्राप्त कीजिए। पुनः उपयोग का मतलब क्या है? रीड्यूज, रीयूज, इसको अपने बोलेंगे रीड्यूज, रीयूज। रिड्यूज हो गया, रीयूज हो गया। चक्रित को बोलते हैं साइकिल, तो रिसाइकिल और रिकवर होता है। इन चीजों से आप पहले से ही परिचित हो कि जो अपने प्लास्टिक वगैरह होती है, जैसे एक होता है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को निपटान की सर्वोत्तम विधि है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इधर आप देख लो कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान की विधि, उसका नाम है भस्मीकरण। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था बहुलक और प्लास्टिक के बारे में।
इसको हमने काफी अच्छे से कवर किया है, काफी हमने विस्तार से पढ़ लिया। तो ये क्लास कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगला चैप्टर अपने को कौन कौन सा आपको करना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।